हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम 7वीं कक्षा का छठा पाठ भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पहले भाग के वीडियो में आप भौतिक परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। उनमें आपने सीखा कि ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के माप में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, लेकिन नए पदार्थ न बने, ऐसे परिवर्तनों को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे कागज़ का कटना, कागज़ में रंग करना, पानी में चीनी का घुलना। प्यारे बच्चों, क्या इनके अतिरिक्त भी कोई परिवर्तन हो सकते हैं? हाँ, आइए आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और कुछ क्रियाकलाप करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने कभी बाहर पड़े हुए लोहे के कुछ सामान, बिना पेंट किए कुछ लोहे के दरवाजे खिड़कियों, या कभी जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ हो, भवन निर्माण का काम चला हुआ हो, वहाँ पर पड़े हुए लोहे के सरियों को देखा होगा। कभी घर में काम न आने वाले नट बोल्ट, कुछ हथौड़े, चाकू, चिमटा, लोहे का ऐसा सामान जिनको लंबे समय तक उपयोग न किया जाए, तो उनके ऊपर आपने एक भूरे रंग की, लाल भूरे रंग की परत चढ़ी हुई देखी होगी। वह क्या है? प्यारे बच्चों, क्या मूल धातु, जिस धातु के वो पदार्थ बने हुए हैं, वो वस्तुएं बनी हुई हैं, उनका रंग वैसा ही था? नहीं, उनका रंग वैसा नहीं था। वास्तव में वह काफ़ी समय तक खुले पड़े रहकर वातावरण में वहाँ की नमी और वायु के मेल से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे जंग कहा जाता है। जंग लगने के लिए क्या क्या स्थितियाँ आवश्यक हैं, इसके बारे में आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। प्यारे बच्चों, मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, आप देखिएगा। ये टेस्ट ट्यूब बिल्कुल खाली, इसमें कुछ भी नहीं है, यानी केवल हवा। इसके अंदर मेरे पास लोहे की कुछ कील हैं, और ये जो कील हैं, ये देखिएगा, इनके ऊपर बिल्कुल भी जंग की कोई परत नहीं है। जैसी धातुओं की चमक होती है मूल, उसी प्रकार की इनके अंदर चमक या आभा दिखाई देती है। मैं इस टेस्ट ट्यूब में इस कील को डाल देता हूँ। अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या है? केवल यह कील और हवा। क्या इसमें जंग लगेगा? हो सकता है, लेकिन मैं इसमें प्रयोग के लिए कैल्शियम क्लोराइड के ग्रैन्युल्स यानी कुछ दाने डाल देता हूँ, और के दाने डालने के बाद ये इसकी ठोस होने के कारण तलहटी में जाकर के जमेंगे, और इसको मैं कोक से बंद कर देता हूँ। कैल्शियम क्लोराइड का क्या उपयोग होगा? इसके अंदर जो वायु उपस्थित है उसकी नमी को यह सोख लेगा। एक नमी रोधी पदार्थ के रूप में डाला गया है। इसका अभिप्राय क्या है? इस टेस्ट ट्यूब में ऐसी वायु है जिसके अंदर नमी नहीं है, केवल वायु, हवा, जिसमें ऑक्सीजन आदि विभिन्न गैसें हैं, और कील, और इसको मैं कुछ समय के लिए रख देता हूँ। अब इसी प्रयोग को मैं दूसरी टेस्ट ट्यूब में दूसरे तरीके से दोहराता हूँ। इसके अंदर पानी है, और पानी कैसा? उबला हुआ पानी। उबले हुए पानी से अभिप्राय क्या है? पहली टेस्ट ट्यूब में केवल हवा थी, हवा भी नमी रहित हमने बना दी थी। इस टेस्ट ट्यूब में केवल पानी, पानी उबला हुआ। उबले हुए पानी का अभिप्राय क्या है? पानी के अंदर वायु घुलनशील है, ऑक्सीजन मिली होती है, कुछ गैसें मिली होती हैं। जब हम उसको उबाल लेंगे, गर्म कर लेंगे, तो वायु के अंदर जो भी गैसें, ऑक्सीजन मिली हुई है, वो निकल जाती है। तो उबले हुए पानी के अंदर, यानी केवल और केवल पानी, इसके अंदर मैं एक कील डालता हूँ जो किसी प्रकार का जंग उसके ऊपर नहीं लगा हुआ है। और न केवल मैंने इसके अंदर कील डाली उबले हुए पानी में, इसमें और भी हवा न मिल जाए इस पानी के अंदर, उसे वायुरोधी बनाने के लिए
कुछ तेल की बूंदें इसके ऊपर डाल देता हूँ। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि तेल पानी में घुलनशील नहीं है और यह क्या करेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक अलग से परत, चमकीली परत पानी के ऊपर इसने बना ली है। इस प्रकार से इस टेस्ट ट्यूब में वायु रहित पानी और ऊपर से और अधिक वायु प्रवेश न कर जाए, उसे लॉक करने के लिए, बंद करने के लिए मैंने तेल की बूंदें डाल दी और अब इसको भी मैं बंद कर देता हूं कोक से। तो ये हमारी दूसरी टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर वायु रहित पानी और उसके अंदर ये लोहे की कील, और इसको भी मैं परीक्षण के लिए रख देता हूं। अब मेरे पास एक तीसरी टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर सामान्य पानी, इसके अंदर भी मैंने एक कील डाल दी और ऐसी कील जिसके ऊपर जंग वगैरह कुछ नहीं है, मूल धात्विक आभा के साथ, और इसके अंदर सामान्य पानी, ऊपर वायु, नीचे जल और कील भी आधी हवा में आधी पानी में। और इसको भी मैं इसी प्रकार से, इसमें पानी की नमी को रोकने के लिए मैंने कैल्शियम क्लोराइड भी नहीं डाला, पानी भी उबला हुआ नहीं, यानी इसके अंदर पानी भी है, नमी भी है और वायु भी है। अब इसको भी मैं रख देता हूँ। प्यारे बच्चों, हम 7-8 दिन तक इनको ऐसे रखे रहने देते हैं और उसके बाद हम अवलोकन करने पर पाएंगे कि हमारी पहली टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर नमी रहित वायु थी, उसकी कील यानी उसका लोहा, उसके अंदर भी किसी प्रकार का भूरा पदार्थ जंग देखने को नहीं मिलता। इसका परिणाम क्या हुआ, इसके अंदर पहली टेस्ट ट्यूब में जंग नहीं लगा। इसका मतलब जंग लगने के लिए नमी की आवश्यकता होती है, नमी को हमने रोक दिया तो इसका जंग नहीं लगा। तो केवल वायु से भी जंग नहीं लगता। और दूसरी हमारी ट्यूब का परीक्षण करते हैं। इसके अंदर हमने पानी डाला उबला हुआ, इसमें नमी मिली लोहे को, लेकिन वायु नहीं मिली। हमने तेल से उसका अवरोधन किया, उसे रोका और ऊपर से भी बंद कर दिया। इस प्रकार से इस कील के अंदर पूरी पानी के अंदर डूबी हुई होने के पश्चात भी इतने दिनों के बाद इसमें जंग नहीं लगा। अब देखते हैं तीसरी टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर हमने उस लोहे की कील को नमी भी दी और वायु भी दी। इसमें हम देखते हैं कि इस कील के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़नी आरंभ हो गई है। इसका अभिप्राय क्या हुआ, जंग लगने के लिए नमी और वायु दोनों ही आवश्यक होती हैं। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं यह नया पदार्थ क्या है? क्या इसकी प्रवृत्ति, क्या इसके गुण हमारे पहले के पदार्थ यानी लोहे के जैसे ही हैं? नहीं। अगर इसकी परत को उतार करके हम इसके अम्लीय क्षारीय परीक्षण करेंगे तो पाएंगे कि यह एक क्षारीय पदार्थ है जो लोहे से भिन्न है। प्यारे बच्चों, यह नया पदार्थ है, लेकिन नया पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकता। यह पुराने पदार्थ में से ही वायु और नमी की क्रियाओं से परिवर्तित होकर के बना है, इसलिए यह एक प्रकार का परिवर्तन है। आइए इस प्रकार का एक अन्य प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने विभिन्न पर्वों पर फुलझड़ियाँ, पटाखे तो खूब जलाए होंगे, खूब छोड़े होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि चमचमाकर जलती हुई फुलझड़ियों में सितारे से जो टूट करके गिरते हैं वो कौन सा पदार्थ होते हैं? प्यारे बच्चों, वो मैग्नीशियम होता है। हमारी प्रयोगशाला में भी मैग्नीशियम उपलब्ध है।
पास मैग्नीशियम, यह एक धातु है और धातु की पट्टी, पतली पट्टी, इसको मैग्नीशियम रिबन कहा जाता है। यह एक चमकदार धातु है। जिस प्रकार से लोहे में जंग लग जाता है उसी प्रकार से इसको भी काफ़ी दिनों तक खुला छोड़ दिया जाए तो इसमें भी जंग लग जाता है। लोहे का जंग लाल भूरे रंग का होता है, इसका जंग सफ़ेद रंग का होता है। विभिन्न धातुओं के इस प्रकार से जो संक्षारण होता है, जंग लगता है, उन सब के रंग अलग अलग हो सकते हैं। तो इसकी क्या खासियत है, जैसा कि बताया, फुलझड़ियों में चमक करके जलता है, बहुत अच्छी रोशनी, सफ़ेद रोशनी के साथ जलता है। तो यह धातु का रिबन, यह धातु की छोटी सी पत्ती भी बहुत तेज चमक के साथ जलती है। तो आइए इसके जलने का प्रयोग करते हैं। मेरे साथ चलते हैं बर्नर के। बर्नर की एक फ्लेम जल रही है और मैंने मैग्नीशियम रिबन को एक क्लैंप में पकड़ लिया है। क्लैंप में किस लिए पकड़ा? क्योंकि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अगर एक तरफ से जलेगा तो दूसरा सिरा गर्म हो जाएगा और वह हमारे हाथ को भी जला सकता है। और यह धातु होने के कारण जलना आरंभ करने में थोड़ा समय लेगा, तब तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन एक बात का और ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि यह जलते हुए बहुत तेज़ रोशनी देता है, सफ़ेद, आंखें चुंधिया सकती हैं। देखिएगा, देखिए कितनी तेज़ी के साथ जल रहा है। और ये तेज़ी के साथ जलते हुए देखिएगा, बिल्कुल कितनी तेज़ी के साथ जल रहा है। और ये सफ़ेद अवक्षेप छोड़ता है, सफ़ेद राख की तरह से। देखिएगा, इसको हम एकत्र कर लेते हैं और देखिएगा क्या ये पहले जैसा है? सफ़ेद पट्टी सी वह धातु थी, टूटती नहीं थी, लेकिन ये तो बिल्कुल राख हो गया है। ये क्या पहले जैसा वही पदार्थ है? यह है नहीं, यह अलग है। आइए इसका अवलोकन करें। मैग्नीशियम रिबन के जलने के बाद जो अवक्षेप बना था, जो पदार्थ बना, उसको हमने टेस्ट ट्यूब में डाला और पानी में मिलाया। देखिएगा, ये एक दूधिया पदार्थ हो गया है। प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाए, यानी ऑक्सीजन उसके साथ मिलती है। पहले वह केवल मैग्नीशियम था, जलने के बाद, दहन के बाद वह मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। और जब उसको, उस सफ़ेद अवक्षेप को, सफ़ेद राख को हमने पानी में मिलाया तो पानी में मिलने के बाद यह एक और नया पदार्थ बना। ये क्या बना? पानी के साथ मिलके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिएगा, दूधिया पानी, सफ़ेद पानी आप देख सकते हैं। इसका भी हम लिटमस के साथ परीक्षण कर सकते हैं। मेरे पास 2 लिटमस पेपर हैं, यह नीला लिटमस पेपर और यह लाल लिटमस पेपर। इनके लिए प्रयोग करके देखें यह किस प्रकार का है। इसके अंदर हम डुबो करके देखें या इसके ऊपर इस मिश्रण को डाल करके देखें तो क्या यह रंग परिवर्तन होगा। देखिएगा, मैं नीले लिटमस पर डाल रहा हूँ इस दूधिया पानी को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और नीले लिटमस के ऊपर, नीले लिटमस पेपर के ऊपर इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। इसका अभिप्राय क्या है? यह घोल, यह विलयन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अम्लीय नहीं है। आप लाल लिटमस के ऊपर इसका प्रयोग करके देखें। एक लाल लिटमस का पेपर लेता हूं मैं। ये मेरे पास लाल लिटमस पेपर, और इसमें इसको डुबो करके, भिगो करके देखें। यह धीरे धीरे अपने रंग में परिवर्तन करता है, यानी लाल लिटमस नीले में परिवर्तित हो रहा है। देखिएगा, यह बिल्कुल धीरे धीरे, और यह एक हल्की सी प्रक्रिया होती है, इसको नील शोण रंग बोलते हैं। तो यह इस प्रकार से सिद्ध होता है
कि हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय विलयन है, यानी यह भी नया पदार्थ बना। और जिन परिवर्तनों में नए पदार्थ बने, लोहा जंग में परिवर्तित हुआ, यह एक रासायनिक परिवर्तन, नया परिवर्तन हुआ। मैग्नीशियम दहन के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हुआ, यह एक नया परिवर्तन, नया पदार्थ उत्पन्न हुआ, नया पदार्थ बदल करके बना, तो यह भी एक रासायनिक परिवर्तन। पानी में घोलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, यह एक और नया परिवर्तन है, तो यह भी हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो प्यारे बच्चों, ऐसे परिवर्तन जिनके अंदर नए पदार्थ बने उन्हें हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आइए एक और क्रियाकलाप करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम जो क्रियाकलाप करने वाले हैं वह एक बहुत ही रोचक क्रियाकलाप है। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें कॉपर सल्फेट नाम सुना है आपने कभी? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जो भी तत्व पदार्थ होते हैं उनके वैज्ञानिक नाम कुछ अलग होते हैं और आम बोलचाल के नाम कुछ अलग। कॉपर सल्फेट का हमारा आम बोलचाल में दैनिक उपयोग में नाम होता है नीला थोथा। नीला थोथा नाम से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं और यह हमारे लिए बहुत उपयोग का होता है। इसका कीटाणुनाशन का गुण होता है। चर्म रोगों में, जहाँ पर चर्म रोग हो जाएं तो इसके मिले हुए पानी से स्नान करवाया जाता है, लेप किया जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किसी भी रसायन का प्रयोग स्वतः नहीं करना है, अपने आप नहीं करना है। जिल चढ़ाने वाले जो हमारा उसको चिपकाने के लिए बनाते हैं स्टार्च, आदा, मैदा मिला करके, तो वो एक बार बना करके कई दिनों तक उपयोग करते हैं, वो खराब हो जाता है बैक्टीरिया के कारण या चूहे उसे खा जाएं, इसके लिए उसमें भी नीला थोथा मिलाया जाता है। यानी इस प्रकार का उपयोगी पदार्थ है जो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट, ये देखने में कैसा होता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह नीले रंग का पदार्थ है, एक ठोस पदार्थ है। आप रंग के लिए मैं इसको आगे आकर के दिखा सकता हूँ। यह ठोस रूप में उपलब्ध है या चूर्ण रूप में भी यह मिलता है। और यह कॉपर यानी तांबे का एक अयस्क है, इससे तांबे का निष्कर्षण होता है। यह नीले रंग का एक ठोस पदार्थ है, तो इससे हम एक प्रयोग करने वाले हैं। देखिएगा, इसके लिए प्रयोग के लिए क्या करेंगे, पहले हम कॉपर सल्फेट का घोल तैयार करेंगे, यानी विलयन तैयार करेंगे। कॉपर सल्फेट का विलयन तैयार करने के लिए क्या करेंगे, हम एक बीकर लेते हैं। बीकर, इसे बीकर कहा जाता है, कांच का एक जार सा होता है। और हम प्रयोगशाला में उपयोग के लिए धातुओं की अपेक्षा कांच के बर्तनों का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये रसायनों के साथ क्रिया नहीं करते। तो इसके अंदर हम पहले इस फ्लास्क से, इस प्रकार की आकृति फ्लास्क कहलाती है, और ये बीकर, और इसमें मापन के लिए यहाँ पर पैमाना लगा होता है, 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml। इसमें कुछ पानी डालते हैं, ये साधारण पानी है। और घोल बनाने के लिए इसमें मैं कुछ ये टुकड़े चम्मच से या विडोलक से या ऐसे डाल देता हूँ। और फिर देखिएगा, हमें पदार्थों के रंग, स्वाद, हानिकारक होने, लाभदायक होने के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, इसलिए हमें किसी भी पदार्थ को चखने से परहेज करना चाहिए। अगर स्वाद का पता करना हो तो हम लिटमस पेपर या किसी भी सूचक का प्रयोग करें, हम चख कर न देखें। और किसी भी चीज़ को मिलाने के लिए ये विडोलक, कांच की एक ट्यूब है, इसको हिलाएंगे, मिलाते रहेंगे और धीरे धीरे ये
हल्का नीला रंग परिवर्तित होता रहेगा और हम इसमें और मिलाते रहेंगे तो ये सांद्रित होता जाएगा, सघन होता जाएगा, इसमें और मिलाते रहेंगे और इस प्रकार मिलाते मिलाते हमारा सांद्र कॉपर सल्फेट का घोल तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा कॉपर सल्फेट और इसमें हम हमारा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हमारी प्रक्रिया को तेज करने के लिए हमें परिणाम शीघ्र और अच्छे प्राप्त हों, कुछ बूंदें, केवल कुछ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की इसके अंदर मिलाएंगे और देखिए ये हमारा बिल्कुल नीला सांद्र घोल कॉपर सल्फेट का, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं साफ पानी को एक तरफ। इस क्रियाकलाप को आगे बढ़ाने से पहले मैं इस घोल को, देखिए इसमें कुछ रासायनिक अभिक्रिया होगी, उसके लिए मैं इसको दो हिस्सों में बांट लेता हूँ। यानी एक हिस्से में हम रासायनिक क्रिया करेंगे और एक हिस्से को ऐसे कैसा छोड़ देंगे। फिर हम तुलना करके देखिएगा, दोनों का रंग एक सा है। फिर हम तुलना करके देखेंगे कि किस में रासायनिक अभिक्रिया हुई और क्या परिवर्तन हुआ। इसमें हमारा एक घोल ये, एक घोल ये, दोनों की सांद्रता, दोनों का रंग एक जैसा। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये हमारा कॉपर सल्फेट का घोल है, इसके अंदर एक ब्लेड, लोहे का ब्लेड या कील, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, या दोनों डाल सकते हैं। एक घोल वाले बीकर में हम इसको ये डाल देते हैं दोनों और कुछ समय के लिए इसको छोड़ देते हैं। आप देखिए कॉपर सल्फेट में लोहे का जो पदार्थ है, धातु है, उसके अंदर मिली हुई है और यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण शुरू होगा। रासायनिक समीकरण आपने गणित में तो समीकरण पढ़े थे, उसी प्रकार के समीकरण हमारे विज्ञान में भी होते हैं। और गणितीय समीकरणों में क्या होता था, एक अज्ञात राशि जमा दूसरी अज्ञात राशि और बीच में बराबर का निशान और कुछ मान, यानी संभावनाएं कैसे, जैसे a जमा b बराबर 8, या ऐसे भी कहा जा सकता है कि 4x जमा 3y बराबर 18। इस प्रकार के समीकरण होते थे। इस प्रकार के समीकरणों में दो अज्ञात राशियां, बीच में बराबर का निशान और एक तरफ मान। विज्ञान में जो समीकरण होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, एक तरफ वो पदार्थ हमने क्या मिलाया, जैसे पिछले क्रियाकलाप में हमने किया था मैग्नीशियम, फिर क्या किया था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन किया, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों को मिलाया, फिर बराबर के निशान की जगह यहां लगाते हैं तीर का निशान, यानी बन रहा है, दोनों मिलने के बाद क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक प्रकार का समीकरण है। विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाओं को दर्शाने के लिए, लिखने के लिए संक्षिप्त रूप में इस प्रकार के समीकरणों का प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार इससे आगे हमने क्या किया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसमें फिर क्या मिलाया था, पानी। मैग्नीशियम ऑक्साइड जमा पानी, पानी को बोलते हैं H2O। जिस प्रकार से हमारा किसी का नाम राजकुमार हो तो छोटा नाम राजू बोल देते हैं, इसी प्रकार से तत्वों के भी वैज्ञानिक संक्षिप्त नाम लिखते हैं। ऑक्सीजन का O, मैग्नीशियम का Mg। तो इस प्रकार से जो लिखे हुए संकेत रूप में जो अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो इस प्रकार से भी हम हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं को दर्शा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे रासायनिक परिवर्तन है। एक क्रियाकलाप हमारा चल रहा है और तब तक हम आगे चर्चा बच्चों, आइए हम एक और क्रियाकलाप करते हैं। देखिएगा मेरे पास एक ये खाली शीशी है और यहाँ पर मेरे पास सिरका तो हमारी रसोई में प्रयोग होता है, खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है। वही सामान्य सा पदार्थ
मैं इस खाली बोतल में सिरका डालता हूँ। यह एक तरल खाद्य पदार्थ है और यह रंगहीन भी मिलता है और रंगीन भी। यह कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है और हमारे पेड़ पौधों से मिलने वाले फल, सब्जियों आदि खाद्य पदार्थों से भी बनाया जाता है। जामुन, सेब, गन्ना आदि के सिरका हमारी रसोई में बहुत प्रयोग किए जाते हैं। यह एक अम्लीय द्रव होता है। ये इस बोतल का कुछ भाग मैंने सिरका भर के एक तरफ रख दिया। मेरे पास खाने का जो मीठा सोडा जिसको बोलते हैं वो है। मैं इस गुब्बारे के अंदर उसको भरता हूँ। यह सफ़ेद नमक जैसा पदार्थ होता है। आप इसे देख सकते हैं हमारे घरों में, बिस्किट में, बेकरी में, खाने पीने की चीज़ों में थोड़ा सा चुटकी भर मिलाया जाता है। इसको मैं हमारे इस गुब्बारे के अंदर भरता हूँ। प्यारे बच्चों, इस गुब्बारे में मैंने खाने का मीठा सोडा भर लिया है और अब सिरके की जो ये छोटी शीशी, छोटी बोतल थी, इसके मुंह पर मैं इस गुब्बारे का मुंह कस करके बांध देता हूँ। देखिएगा, ये सिरका, ये मीठा सोडा दोनों मिले नहीं हैं, लेकिन जैसे ही अगर इसको मिलाएंगे तो हमारी क्या क्रिया होगी? क्या कोई भौतिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा? देखते हैं एक बार। देखिएगा, गुब्बारा फूल गया है पूरा। तो ये क्या हुआ? इसका अभिप्राय कोई गैस बनी है। गैस ने जैसे ही सिरका, देखिएगा बुलबुले निकल रहे हैं और इन बुलबुलों के कारण ये गुब्बारा फूल गया है। यह कैसा परिवर्तन है? नए पदार्थ का बनना। यहाँ पर एक तरल था, एक ठोस, दोनों मिलकर के तीसरा पदार्थ बना। तो यह कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है बच्चों, ये गैस कौन सी हो सकती है? देखिएगा, आपने पिछली कक्षाओं में एक प्रयोग किया था। बुझे हुए चूने के पानी में फूंक मारते हैं तो बुझे हुए चूने के पानी का रंग कैसा हो जाता था? दूधिया। यानी बुझे हुए चूने का पानी कैसा? सामान्य पानी जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल पारदर्शी, लेकिन जैसे ही उसमें फूंक मारेंगे वह सफ़ेद हो जाता है दूध की तरह से। और तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? हम फूंक मारते हैं, फूंक से मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये गैस भी क्या, देखिएगा, उसी प्रकार की प्रवृत्ति दर्शाएगी। मेरे पास ये बुझे हुए चूने का पानी, गुब्बारे में भरी हुई गैस को जब मैं इस पारदर्शी पानी में छोड़ता हूँ तो यह देखिएगा धीरे धीरे दूधिया पानी में बदल जाता है। प्यारे बच्चों, हमने पहले जो क्रियाकलाप किया था कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में लोहे की कील डुबाई थी, लोहे की कील या ब्लेड, वो घोल ये था। इसके रंग और इसके रंग की तुलना करेंगे, देखिएगा रंग में कोई परिवर्तन है? देखिएगा, ये बिल्कुल नीला और इसमें हरा रंग बदल रहा है। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? ये रंग में परिवर्तन हो रहा है। ये कॉपर सल्फेट था और ये हमारा आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बन रहा है। और इसमें देखिएगा नीचे निक्षेप बच रहे हैं। ये निक्षेप जो दिखाई दे रहे हैं ये कॉपर के हैं। तो इसमें भी हमारा क्या हुआ? एक रासायनिक अभिक्रिया हुई, एक रासायनिक परिवर्तन हुआ, नए पदार्थ का निर्माण हुआ। ये हमने इतने क्रियाकलाप किए। इसके बाद रासायनिक परिवर्तनों को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। और रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी
कहते हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं कहाँ पर घटित हो रही है इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। उनके कुछ लक्षण होते हैं, वो लक्षण क्या हैं जिनसे हमें पता चले कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं। प्यारे बच्चों, जहाँ भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वहाँ या तो ऊष्मा निकलती है या अवशोषित होती है। जैसे दहन, हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, वहाँ पर ऊष्मा निकल रही थी, जल रहे थे। हम कागज़ को, लकड़ी को, गैस को जहाँ भी जलाते हैं वहाँ हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, वहाँ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। या तो ऊष्मा उनसे निकलती है या अवशोषित होती है। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा जब घरों में वाइट वॉश होती है तो क्या करते हैं, चूने का पत्थर ला करके पानी में भिगोया जाता है। ठंडे पानी में चूने का पत्थर भिगोएंगे तो थोड़ी देर में उबलने लग जाता है, तो ऊष्मा निर्मुक्त हुई। तो वहाँ भी कौन सी क्रिया हो रही होती है, वहाँ भी रासायनिक परिवर्तन हो रहे होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही होती हैं। ध्वनि उत्पन्न होना, जैसे पटाखे फूटते हैं, पटाखे को जब भी हम चलाएंगे तो आवाज़ आएगी, विस्फोट होगा। जैसे हमने सिरका में मीठा सोडा मिलाया था तो बुलबुले आवाज़ के साथ निकले थे। तो जहाँ भी ध्वनि होगी वहाँ भी रासायनिक अभिक्रियाएं घटित हो रही होती हैं। गंध में परिवर्तन होना, गंध भी जैसे हमारा भोजन होता है, भोजन बिल्कुल साफ रखा है, 2-3 दिन तक टिफ़िन में बंद रहेगा तो 2-3 दिन बाद उसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है। इसका अभिप्राय क्या है कि वहाँ भी रासायनिक अभिक्रियाएं घटित हो रही हैं। जहाँ भी गंध में परिवर्तन होगा वहाँ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। रंग में परिवर्तन होना, इसका उदाहरण अभी हमने देखा था कॉपर सल्फेट और फेरस सल्फेट का। किस प्रकार से कॉपर सल्फेट का रंग नीला था, वो हरे रंग में परिवर्तित हो रहा था। तो यह भी रासायनिक अभिक्रिया के घटित होने का सूचक है। और किसी गैस का बनना भी हमारे रासायनिक परिवर्तन का या रासायनिक अभिक्रियाओं का सूचक होता है। प्यारे बच्चों, प्रत्येक अभिक्रिया में यह भी हो सकता है कि एक इनमें से लक्षण दिखाई दे या एक से अधिक लक्षण दिखाई दे, लेकिन ये किसी न किसी रूप में रासायनिक अभिक्रियाओं के घटित होने के सूचक होते हैं। उम्मीद है आपको यह विषय स्पष्ट हो गया होगा कि किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं घटित होती हैं। आइए एक और बिंदु पर हम चर्चा करते हैं, वह है क्रिस्टलीकरण। और प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से रासायनिक क्रियाएं जहाँ पर घटित होती हैं वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उनके अंदर पदार्थ की अवस्था में, पदार्थ के गुणों में परिवर्तन होकर के नए पदार्थ बनते हैं। लेकिन क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। इसमें द्रव की वस्तुएं क्रिस्टल के रूप में अपने आप जम जाती हैं, बट जाती हैं, टुकड़ों में खंडित हो जाती हैं, वो द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाती हैं, लेकिन पदार्थ वही रहता है, इसलिए इसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आइए हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। किसी भी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। आइए इस प्रक्रिया को करते हैं। हमारे पास ये कॉपर सल्फेट का घोल है, यह एक सामान्य घोल है। क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए हम इसका सांद्र घोल बनाएंगे। सांद्र घोल से अभिप्राय, इसमें हम कॉपर सल्फेट और मिलाएंगे और विडोलक से उसको जब तक मिलाते रहेंगे जब तक इसमें क्रिस्टल बंद न हो जाएं। जब इसके अंदर सामान्य घोल होता है उसको तनु घोल कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। और जब और पदार्थ इसके अंदर मिलना बंद हो जाए उसे सांद्र संतृप्त विलयन कहते हैं। और जब मिलना सामान्य ताप पर मिलना बंद हो जाए तो संतृप्त विलयन। क्रिस्टल बनाने के लिए हम इसे अति संतृप्त विलयन में बदलेंगे। अति संतृप्त विलयन में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे गर्म करना होगा। और गर्म करने के बाद इसे हम तिपाई के ऊपर जाली लगा करके उसके ऊपर रखेंगे। इससे क्या होता है कि केवल हीट, केवल गर्मी हमारे पदार्थ जो घोल है, बर्तन है, उपकरण तक पहुंचेगी और जो ज्वाला का काला कार्बन उस तक नहीं पहुंचेगा। और इसके अंदर हम
और पदार्थ डालते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, सांद्र करते रहेंगे। ये बर्नर, और इसको जब तक जलाएंगे जब तक और पदार्थ इसमें मिलना बंद न हो जाए, और इस प्रक्रिया को करते करते हमें अति सांद्र घोल की प्राप्ति होगी। क्या हमारा घोल अति सांद्रता के बिंदु पर पहुंच गया है, इसे पहचानना भी एक महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए हमें विडोलक को घोल में डुबोकर बाहर निकालकर फूंक मारकर देखना चाहिए। यदि उस पर क्रिस्टल दिखाई देने लग जाएं, तो हमारा घोल अति सांद्रता के बिंदु को प्राप्त कर चुका है। कॉपर सल्फेट का अति सांद्र घोल प्राप्त होने के पश्चात देखिएगा हमारे पास ये अति सांद्र घोल, और ध्यान रखिएगा थोड़ी सावधानी रखनी है क्योंकि यह कई देर से गर्म किया जा रहा था, इसलिए गर्म हो सकता है। तो कुछ देर थोड़ा सा इतनी प्रतीक्षा करें कि हमारे हाथ न जल जाएं। तब तक हमें शेष तैयारियां करनी है। ये एक फनल है कीप, इसके अंदर इसे तब तक गर्म करना, मिलाना था तब तक कि जब तक इसमें और कॉपर सल्फेट जो ठोस है घुलना बंद न हो जाए। इसके अंदर देखेंगे कि तली में कुछ ठोस कॉपर सल्फेट के कण बचे हुए हैं, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कीप के ऊपर फिल्टर पेपर, छन्ना कागज लेकर के इसे छानेंगे। और इसके छानने का तरीका क्या है, इस पेपर की हम 4 तह करते हैं। देखिएगा 2 तह अर्धवृत्त, फिर ये हमारा चौथाई वृत्त, इस प्रकार से हुआ। और इस प्रकार से देखिएगा 4 तह हुई हमारी। और इन 4 तह में क्या करेंगे, एक तरफ 3 तह और एक तरफ 1, इस तरह से कर लेंगे। और इसे हम इस कीप में जचा देते हैं, इस प्रकार से देखिएगा। तो ये हमारा एक फिल्टर, छन्ना, चालनी तैयार हो गई है। इसके अंदर बड़ी सावधानी से इसको हम यहाँ रखेंगे, या इसको हम हमारे स्टैंड पर फिक्स भी कर सकते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे से सावधानी से इस ट्यूब पे इस जार को पकड़कर छानेंगे, और इस प्रकार से छानेंगे कि हमारे कॉपर सल्फेट की धार इसके ऊपर गिरे, न कि छन्ने कागज पर, क्योंकि ये बहुत नाजुक नरम होता, फट जाएगा और हमारी छानने की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी, पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए सावधानी से इस पे डाल करके इसको छानने का प्रक्रम करते हैं। उसके बाद कीप के छन्ने पेपर के ऊपर आए ठोस को अलग निकाल करके रख दें। अब इसके अंदर देखिएगा कोई भी ठोस कण दिखाई नहीं दे रहा है, कोई क्रिस्टल नहीं है। यह अति सांद्र घोल है कॉपर सल्फेट का। बिना छेड़े, बिना हिलाए इसको कुछ घंटों के लिए छोड़ देंगे, तो इसके अंदर हमें कॉपर सल्फेट के सुंदर क्रिस्टल्स प्राप्त होते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम जंग लगने की प्रक्रिया के ऊपर आते हैं। जैसा कि आपको बताया कि जंग लगने के लिए वायु में ऑक्सीजन का, यानी वायु का होना आवश्यक है, और नमी का होना आवश्यक है। जंग क्या हमारे लिए लाभदायक बात है? नहीं, इससे हमारा बहुत अधिक नुकसान होता है। जो हमारे उपयोग की चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए जंग से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए हमें क्या करना होता है, जो प्रमुख घटक हैं यानी वायु, उस पदार्थ को, लोहे के पदार्थ को या जो भी धातु है उसको वायु के संपर्क में आने से रोका जाए या नमी के संपर्क में आने से रोका जाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ऐसी वस्तुओं पर जिनको जंग से बचाना हो उनके ऊपर पेंट किया जाता है। पेंट क्या करता है, एक ऐसी सतह बना लेता, कवर बना लेता है उस पदार्थ के, लोहे के पदार्थ के ऊपर से, तो उससे उसका वायु और नमी का संपर्क टूट जाता है और हमारे लोहे के उपकरण को या उस पदार्थ को, वस्तु को जंग लगने से बच जाता है। हर जगह पेंट करना भी संभव नहीं होता, तो फिर उसको कैसे बचाएं? उसका एक तरीका और है, उन वस्तुओं के ऊपर हम ग्रीस लगा दें,
ग्रीस चिकनाई लगा दें, कुछ भी तेल का लेप कर दें। आप लोहे के दुकान के ऊपर जाएंगे तो वहाँ कील नट बोल्ट उठाएंगे तो आपके हाथ काले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ग्रीस लगाया गया है ताकि उनको जंग न लगे और ग्राहक जब भी आए तो उसे कुछ अच्छे लगे, नए लगे, पुराने न लगे। तो ग्रीस लगाकर भी वस्तुओं को जंग लगने से रोका जा सकता है। एक तीसरी विधि है यशद लेपन से, क्रोम प्लेटिंग से। क्रोमियम की प्लेट, किसी भी प्रकार की ऐसी अन्य धातु का आवरण उस धातु के पदार्थ के, उपकरण के, वस्तु के ऊपर से चढ़ा दिया जाता है कि जो परत जिस धातु की चढ़ाई जाती है उसमें जंग नहीं लगता और वह भी एक प्रकार से एक आवरण का काम करती है और उस वस्तु को वायु और नमी के संपर्क में आने से रोकती है। इस प्रकार से हम वस्तुओं की जंग लगने से होने वाली हानि को कम कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक इसकी चौथी विधि और है। जैसे मान लीजिए पानी में जहाज होते हैं, पानी के बहुत बड़े बड़े, और उनकी तो सतह पानी में रहती है और पानी भी नमक का, नमकीन और बड़ा वो होता है, तो वहाँ तो संक्षारण इस प्रकार का बहुत अधिक होता होगा। तो उनसे बचने के लिए हम मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं, यानी लोहे के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए जाए, इतनी मात्रा में मिलाए जाएं कि वो वायु और नमी से क्रिया करना छोड़ दे। मिश्र धातु बनाना कहते हैं। तो मिश्र धातुओं के निर्माण से भी जंग से होने वाली हानि से हम बच सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आज के क्रियाकलाप आपको अच्छे लगे होंगे और आपको पढ़ाई में मज़ा भी आया होगा। बड़ा रोचक विषय था आपका ये। आप इन गतिविधियों को केवल अपने कक्षा के शिक्षक या शिक्षिका के साथ ही करें, अकेले करने का प्रयास न करें। कोई भी रसायन जो प्रयोग में लाया जाता है उसे चखने का या खाने का प्रयास न करें और अपनी पाठ्य पुस्तक से इस सारी पाठ्य सामग्री को दोहराएं और अभ्यास के प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख करके अपने कक्षा अध्यापक से चेक कराएं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। देन बाय।